Hey everyone, hi to all of you. I hope all of you are doing well. Today we are talking in this live session about depressed nose. So ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि डिप्रेस्ड नोज पे हम एक लाइव सेशन करें. हमने राइनोप्लास्टी पे पहले भी लाइव सेशन किए हैं एंड उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था राइनोप्लास्टी को, उसकी जो उसकी सर्जरी क्या होती है, कैसे होती है और क्या उसका हीलिंग टाइम है, कैसे हम बेटर हील कर सकते हैं अपनी सर्जरी में और हम क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को हमने उसमें कवर किया था. तो आज का जो टॉपिक है, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द डिप्रेस्ड नोज. और डिप्रेस्ड नोज की जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें काफ़ी कॉमन है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये चाहते हैं, जो भी लोग इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं वो चाहते हैं कि उनकी नोज थोड़ी शार्प दिखे और यहाँ से थोड़ी लिफ्टेड हो जाए. और बहुत बार उनके जो ये वाला पार्ट होता है उसमें एकदम बिल्कुल ब्रॉड सा बेस होता है और जो ये वाला पार्ट है जिसको हम एला कहते हैं, तो एला भी काफ़ी वाइड होता है. सो डिप्रेस्ड नोज इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम एंड राइनोप्लास्टी जो इसमें होती है उसको हम एक तरीके से ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी भी कह सकते हैं. ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी का क्या मतलब है कि हमने उसमें कुछ डाल के उसको ऑगमेंट किया और उसको हमने बढ़ाया. सो my nose is longer and wider as compared to face holes are bigger. Okay, so I'll take up questions also. So if you have questions about rhinoplasty, then you can just keep sending them in. So once I have done a little bit of I've explained a little bit, I'll start taking the questions also. And so depressed nose में क्या होता है कि usually जो problems commonly होती हैं depressed nose में वो क्या होगी कि ये जो पार्ट है वो दबा हुआ रहेगा. जैसे साइड से अगर देखें तो ये उठा हुआ नहीं, थोड़ा फ्लैट लगता है. और जो टिप होती है हमारी डिप्रेस नोजेस में, टिप भी थोड़ी सी बैठी हुई होती है. जो एला होते हैं वो थोड़े ऐसे फैले से होते हैं एंड स्प्रेड आउट होते हैं और ये जो बोन है वो फ्लैटेंड आउट होता है. तो ये है डिप्रेस्ड नोज. अब डिप्रेस्ड नोज के साथ में अगर हम स्किन क्वालिटी भी देखते हैं, क्योंकि स्किन क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है राइनोप्लास्टी के रिजल्ट में. तो अगर स्किन क्वालिटी अच्छी है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बेटर है. अब अच्छी से क्या मतलब है, अगर स्किन बहुत थिक है, किसी भी राइनोप्लास्टी जो भी राइनोप्लास्टी कराना चाह रहे हैं उनमें अगर स्किन थिक है तो हमें स्किन को अंदर से थिन करना पड़ेगा, तब जाके हम जो अंदर करेंगे काम वो दिखेगा. नहीं तो फिर अगर मोटी होगी स्किन तो हमने अंदर जो भी किया है अगर हम उसके ऊपर मोटी स्किन डाल देंगे सो ऑब्वियसली वो इतना इफेक्ट हमें शो नहीं होगा राइनोप्लास्टी का. तो जब हम थिक स्किन वाले पेशेंट्स को देखते हैं तो हम उनमें बताते हैं कि क्या लिमिटेशन है राइनोप्लास्टी की सर्जरी में रिजल्ट को देखने में उनके साथ, और उसके बाद उनको वो हम क्या कर सकते हैं कि उनका रिजल्ट और बेटर हो. तो स्किन क्वालिटी का डेफिनेटली रोल है. अब जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ ईस्ट डिसेंट वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर देखें तो उनके क्या होता है कि उनमें कुछ लोगों में जैसे कॉमन ये होता है कि ये नोज थोड़ी डिप्रेस्ड होती है लेकिन उनकी स्किन क्वालिटी उतनी थिक जैसे एकदम बिल्कुल मोटी नहीं होती. तो उसमें क्या है कि अगर हम थोड़ा भी ऑगमेंटेशन करेंगे तो वो दिखेगा. वर्सेस कि कोई पेशेंट ऐसा हो जिनकी जिनके डिप्रेस्ड नोज है और स्किन भी थिक है, तो ऑब्वियसली उनमें जो है जो रिजल्ट है वो डिफरेंट होगा वर्सेस एक पेशेंट जिसमें कि स्किन थिन है. तो स्किन क्वालिटी का भी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें. और यूजुअली डिप्रेस्ड नोजेस में क्या होता है कि हमें कार्टिलेज चाहिए होता है. अब कार्टिलेज हम 3 जगह से ले सकते हैं. एक तो सबसे पहला तो हुआ कि हम नोज के अंदर से ही नोज का कार्टिलेज ले लें और उसी से हम ये बनाएं. तो अगर मान लीजिए ज्यादा ऑगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, नोज अगर ज्यादा डिप्रेस्ड है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें हमारा नोज का कार्टिलेज पूरा नहीं पड़ता. सो ऑब्वियसली वी विल नीड मोर कार्टिलेज टू शेप अप द नोज एंड इन दैट केस वी विल नीड अदर प्लेसेस में क्या हो गया, ईयर हो सकता है और रिब से हो सकता है. चेस्ट का हम कार्टिलेज लेते हैं, उसको हम शेप अप करते हैं और हम उससे फिर ये नोज की जो शेप है वो देते हैं. तो ऑब्वियसली उसमें एक दूसरा एरिया भी इन्वॉल्व होता है सर्जरी में.
कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी नोज इतनी डिप्रेस नहीं है लेकिन ये बोन के कारण कभी कभी फैली हुई दिखती है, तो अगर हम बोन को जब एडजस्ट करते हैं तो बहुत हद तक ये ऊंचा हो जाता है और उसके बाद हम नोज वाले कार्टिलेज से ही इसको हम थोड़ा सा ऑगमेंट करके इसको बेटर बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली केस टू केस डिफर करेगा, किसी की रिक्वायरमेंट क्या है और हमें वेदर हमें रिब लेना है नहीं लेना है, और अगर हम रिब ले रहे हैं तो हम कितना ऑगमेंट कर पा रहे हैं, रिब की क्वालिटी क्या है। अगर एज ज्यादा हो जाती है तो उसमें रिब भी जो है वो बोन बनने लगती है। तो रिब की क्वालिटी जैसे जैसे आप एज कॉस्टल कार्टिलेज, एक्चुअली नॉट रिब बट कॉस्टल कार्टिलेज, आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो उसमें अंदर में बोन बनता जाता है। तो अर्ली ईयर्स में डेफिनेटली बेटर है उसके रिजल्ट्स कॉस्टल कार्टिलेज के। बाद में अगर वो बोन बन जाए तो डेफिनेटली फिर हमें कार्टिलेज थोड़ा ज्यादा लेना पड़ सकता है। Now I'll just take up a few questions. My nose is longer and wider as compared to face. Holes are bigger. So अब वही है कि अगर नोज लॉन्ग है और वाइड है, मतलब कि नीचे की ओर आ रहा है और वाइड है, एंड द होल्स आर बिगर, आई थिंक यू मीन टू से दैट द नॉस्ट्रल होल्स आर बिगर. सो नॉस्ट्रल होल्स वी कैन सेट बाय द एला. अगर हम इसको ऐसे पास करेंगे तो नॉस्ट्रल होल्स काफी हद तक जब टिप लिफ्ट करते हैं तो उसमें भी जैसे टिप लिफ्ट किया और एला को अगर हमने पास किया तो उसमें वो बेटर हो जाता है जो होल्स हैं। और अगर मान लीजिए कि आपकी नोज अगर यहाँ से वाइड है तो हम ये बोन की शेप देते हैं, उससे हम इसको पास पास ला सकते हैं और ये वाला एरिया जो है वो थोड़ा नैरो दिखता है ना। सो इसमें योर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय डूइंग एन ऑस्टियोटमी विच इज द बोन वर्क एंड देन लिफ्टिंग अप द टिप एंड मेकिंग द एला नैरोअर. सो वी कैन डू दैट इन द rhinoplasty surgery. So any other question? I'll just see quickly if there are more questions that people have asked. ओके, आई थिंक अभी तक के लिए तो एक ही क्वेश्चन था which okay, so send in your questions. If you have more questions then I would like to आंसर देम. अब अगर हम ये बात करें कि चेस्ट कार्टिलेज जब हम लेते हैं तो बहुत लोगों को डर होता है कि चेस्ट से कार्टिलेज ले रहे हैं वहां पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी. तो यूजुअली क्या होता है, हम बताते हैं पेशेंट्स को कि हमारी जो पसलियां हैं वो काफ़ी सारी होती हैं. सो 12 पसलियां एक तरफ होती है, 12 एक तरफ, तो 24 होती हैं. और हम उसमें से एक पर्टिकुलर रिब के एक छोटे से हिस्से से हम वो कॉस्टल कार्टिलेज लेते हैं. तो इन टोटलिटी अगर हम देखें तो उस जगह पे कोई डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं आता और हम बहुत ही छोटा सा पीस लेते हैं, लगभग 4 सेंटीमीटर का पीस होता है और 4-4.5 सेंटीमीटर का, और उससे हमें काफ़ी मिल जाता है मटेरियल जिससे कि हम नोज को रिकंस्ट्रक्ट करें. टिप को भी लिफ्ट करना, टिप को सपोर्ट करना. सो बेसिकली डिप्रेस्ड नोजेस में क्या होता है कि एक सपोर्ट जैसा बनाना पड़ता है. तो हम जब हम ये राइनोप्लास्टी करते हैं तो हम ये टिप को भी सपोर्ट करते हैं सो दैट ओवर टाइम आपका वो रिजल्ट जो है वो परमानेंट रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए. Ma'am, can you also tell what is the approximate amount we should keep in mind for the procedure? So as I told you earlier also that, in my live sessions, I try to keep it absolutely informational. We don't want to discuss any quotations over here or costs. You can definitely get in touch with my team on WhatsApp on the number 8130134693 and 9315472650. We'll have them written in the caption also, and you can find it in all my posts as well. All right, so you can definitely talk to my team and you can get the idea of a cost, so that shouldn't be a problem. Dipankar is asking, what is your view on facial aesthetic surgery industry in India? Facial aesthetic surgery industry in India. So I mean, yeah, it's an evolving phase in the Indian aesthetic surgery scenario, and there is definitely there are a lot of patients who
are coming for facial aesthetic surgery, because now they are conscious about a lot of things and they are more educated, they're more informed, they know that these surgeries can be done. Earlier, there was lack of information, and but there's so much information now, and there also many people, I think they are now more open to getting procedures of the face done for corrections. So definitely it is good, and almost my entire practice is about aesthetic surgery. I do a lot of face cases, a lot of body cases, so I think it's quite good. So yeah, okay, and all right. So yeah, so we were talking about depressed nose. तो आई वॉज टेलिंग यू दैट जब हम रिब लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि छोटा सा कट आता है. इट्स नॉट अ वेरी बिग कट, इट्स अ वेरी small cut, nearly about 3.5 to 4 centimeter cut it comes, and with that only we take out the costal cartilage. और usually females में तो वो पता भी नहीं चलता, because वो breast के नीचे नीचे ही वो cut होता है. मेल्स में भी जनरली एक बहुत फाइन सी लाइन रहती है, और वो चेस्ट और एब्डोमेन के जंक्शन पे रहती है, तो इतना कुछ अजीब भी नहीं लगता, और एक बार वो हील कर जाती है तो इट हील्स जस्ट फाइन. इट इज it feels like just a very fine line, and sometimes for some people even the fine lines also are very very well concealed. Now when we are taking the rib and we are shaping it up, and जब हम उसको डालते हैं नोज में, तो ऑब्वियसली नोज की स्किन जो है वो एक्सपैंड करती है. कभी कभी क्या होता है, जो डिप्रेस्ड नोजेस हैं उनमें ये जो पार्ट है ये बहुत छोटा होता है. तो अगर कॉलमेला किसी का शॉर्ट है तो उसमें क्या होता है कि स्किन डेफिनेटली, मतलब अगर किसी की ये एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज्यादा हमें लंबी और ऊंची करनी है नाक, तो उसमें क्या होता है कि जो हमें स्किन है वो भी देखना पड़ता है कि वेदर वो स्किन पूरी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी. और अगर मान लीजिए हम जबरदस्ती करके क्लोज करेंगे तो वुंड हीलिंग कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. स्कार जो है वो वाइड हो सकता है यहाँ वाला, एंड जो टिप है वो इतनी रिफाइंड नहीं आती. सो ऑब्वियसली जब हम बताते हैं पेशेंट्स को कि कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है, सो यू शुड बी लुकिंग एट अ नेचुरल रिजल्ट. और जब बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस बात का पड़ता है कि हमने यहाँ का बोन कैसे डील किया है. तो अगर हमने बोन यहाँ पे अच्छा डील किया है तो डेफिनेटली जो शेप है नोज की ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी में वो भी डेफिनेटली बेटर हो जाएगी. इज विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन नॉर्मल और चेंज फेस? सो आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, वैष्णव. You're talking about wisdom tooth extraction, and I don't understand what you mean by normal or change phase. So if you can just elaborate on your question, I'd like to take it. सो तो डिप्रेस नोजेस में फिर हम जैसे हम अगर हीलिंग पीरियड की बात करें, ऑफकोर्स ये सर्जरी जो है वो जनरल एनेस्थीसिया में होती है, और उसके लिए हम एक ट्यूब जो एनेस्थेटिस्ट है वो एक ट्यूब डालते हैं जिससे जो है सांस चलती रहती है ड्यूरिंग द सर्जरी. एंड नोज का जब हम नोज की सर्जरी करते हैं तो अंदर हम पैक्स डालते हैं, और वो 1 नाइट के लिए हो सकता है अगर हम ऑस्टियोटमी, अगर हमने बहुत मेजर बोन एडजस्टमेंट किया तो हो सकता है पैक्स हम 2 दिन के लिए डालना चाहें. और उसके बाद एक बार जब आप नेक्स्ट डे डिस्चार्ज मैं कर देती हूँ यूजली पेशेंट्स को, देन वी कॉल देम अराउंड द 5th डे. उस दिन हम सूचर्स हटाते हैं, यहाँ के जो स्टिचेस है वो हटाते हैं, और फिर हम अराउंड 7th और 8th डे बुलाते हैं जिसमें कि हम ये कास्ट रिमूव कर देते हैं. और यहाँ के जो सूचर्स हैं अगर हमने एला करेक्ट किया है, यूजुअली डिप्रेस नोजेस में बहुत बार रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे एला करेक्ट करने की. तो जब हम ये रिमूव करते हैं तो ऑब्वियसली स्वेलिंग रहती है, एंड स्पेशली इन थिक स्किन पीपल उसमें स्वेलिंग ज़्यादा रहती है. तो धीरे धीरे करके वो नॉर्मलाइज होगी, धीरे धीरे करके वो स्वेलिंग कम होगी, एंड स्लोली यू विल स्टार्ट सीइंग दैट वो जो शार्पनेस है वो आ जाएगी. क्योंकि शुरू में जब स्किन थिक होती है तो ऑब्वियसली जो हमने ऑन टेबल बनाया होता है बिल्कुल जो शार्प एजेस वो एकदम से स्प्लिंट रिमूवल के बाद थोड़ा दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे हम स्प्लिंट हटा देते हैं तो फिर ओवर टाइम थोड़ी सी स्वेलिंग आती है. बट स्वेलिंग का मतलब लोग ये समझते हैं कि बिल्कुल ऐसे स्वेल हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता. स्किन थिक हो जाती है, तो ऐसे स्वेलिंग का मतलब ये नहीं कि ऐसे कुछ बिल्कुल बाहर निकल के आ जाएगा, ऐसा नहीं होता. सो धीरे धीरे करके, अच्छा, डिप्रेस्ड नोजेस में जब हम ये डालते हैं और अगर थिक स्किन हो तो कभी कभी हमें बाद में यहाँ पे जो स्कारिंग हो रही है उसके लिए हमें यहाँ पे कभी कभी इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है, जिससे कि वो एरिया जो है वो इतना स्कार न फॉर्म करे. लेकिन ये हर केस में जरूरत नहीं पड़ती, और जिस केस में जरूरत पड़ती है उसमें हम करते हैं, एंड स्लोली जो वो शेप है स्किन का वो बहुत बेटर हो जाता है. एक बार नॉन सर्जिकल नोज जॉब
कराओ उसके बाद सर्जरी हो सकती है क्या? हाँ जी, हो सकती है, बिल्कुल हम करते हैं। जैसे पेशेंट्स ने पहले फिलर कराया हुआ है और अगर हम उनकी सर्जरी, अगर वो सर्जरी के लिए आते हैं, राइनोप्लास्टी सर्जरी के लिए आते हैं, तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही जब हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो वो फिलर जो क्योंकि थोड़ा डीप लेवल में डलता है नोज पे, वो निकल जाता है, इसलिए आराम से हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर आपने नॉन सर्जिकल कराया हुआ है राइनोप्लास्टी, तो उसके बाद भी हम कर सकते हैं सर्जिकल राइनोप्लास्टी। सो ओके आरशी, हाँ, तो मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया कि फिलर के बाद भी हम डेफिनेटली राइनोप्लास्टी करा सकते हैं। सो अगेन जो हीलिंग पीरियड है उसके बारे में मैंने बता दिया, और यूजुअली 1 ईयर वेट करने के बाद स्किन जो है वो डेफिनेटली सपल हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और जो फाइनल शेप है वो नोज़ का आ जाता है। फाइनल शेप जब मैं कहती हूँ अपने कंसल्ट में कि टाइम लग सकता है, 1 साल के करीब लग सकता है, तो लोगों को लगता है कि 1 साल तक कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। जब हम राइनोप्लास्टी में स्प्लिंट रिमूवल करते हैं तो तब भी आप जो इम्प्रूव्ड शेप है वो आप शुरू से ही देख पाते हो, लेकिन वो बेस्ट शेप नहीं है। जो बेस्ट शेप है वो आते आते टाइम लगता है, क्योंकि स्किन थिक हो जाती है, अंदर का टिश्यू भी स्वेलिंग, उसमें भी स्वेलिंग होती है। सो स्लोली जैसे जैसे ये स्वेलिंग सबसाइड करे, कम हो, धीरे धीरे करके जब स्किन अपनी शेप में आ जाए, जैसे स्किन पहले की तरह सॉफ्ट होती है वैसे हो जाए, तो धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि हाँ अब ये फाइनल शेप है। इसी के साथ ये एक मैं और पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी कि जो भी राइनोप्लास्टी जिन्होंने कराई है, बहुत बार हमें ऐसे पेशेंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं जिन्होंने राइनोप्लास्टी कहीं कराई है और बाय एनी रीज़न वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है उस राइनोप्लास्टी से और उनको लगता है कि दोबारा करानी है या दोबारा करेक्ट कराना है, तो उस केस में भी हम ये कहते हैं कि आपको वेट करना चाहिए और आपको 1 साल तक वेट करके ही सर्जरी करानी चाहिए, क्योंकि बहुत स्वेलिंग होती है और अगर हम उतने सोलन नोज में ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली और अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। तो हीलिंग पीरियड का वेट कीजिए। कभी कभी ये डिफिकल्ट हो सकता है, ये पीरियड अगर आप बिल्कुल ही नाखुश हैं अपनी सर्जरी से तो ये पीरियड थोड़ा डिफिकल्ट गुजरता है, लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन यही है कि 1 साल तक कम से कम वेट किया जाए, और एक बार जब हम 1 साल तक वेट कर लेते हैं और उसके बाद हम सर्जरी करते हैं तो डेफिनेटली प्रेडिक्टेबिलिटी उस सर्जरी में ज़्यादा होती है। तो विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन से फेशियल चेंजेस आते हैं। विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन से फेशियल चेंजेस वैसे तो नहीं आने चाहिए, बिकॉज ये तो जॉ में बिल्कुल पीछे होता है, लेकिन आई थिंक माई द मैक्सिलोफेशियल सर्जन विल बी एबल टू आंसर इट मच बेटर, एंड आई जस्ट सी इफ ही इज अवेलेबल टू आंसर योर क्वेश्चन बेटर. हेलो डॉक्टर कौशल, आप 1 मिनट आ सकते हैं? थैंक यू. सो आई जस्ट आस्क फॉर दिस क्वेश्चन आई थिंक द मैक्सिलोफेशियल सर्जन इज अ बेटर पर्सन, सो वी हैव हिम अवेलेबल हियर and I'd like to answer this question right now only. Okay, Chahat is saying thank you so much for the amazing work, ma'am. Thank you for all the advice and most welcome, Chahat, and I'm loving your result, and thank you so much for all the trust that you've showed in my skills, and you've been an amazing patient. Thank you so much. Proper safe शेप आने में कितना टाइम लगता है, ये मैंने बता दिया है मोनिका, दैट अराउंड 1 ईयर. ओके डॉक्टर कौशल, एक आप इधर भी आ सकते हैं. एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, इसमें विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन से फेशियल चेंजेस आते हैं? नहीं आते ना. सो हियर दिस डॉक्टर कौशल वुड लाइक टू आंसर. सो विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन में कोई फेशियल चेंजेस नहीं आता, बिकॉज ये विजडम टूथ क्या होता है कि या तो पूरी तरह से इरप्ट होता है या तो पार्शियली इरप्ट होता है. यदि ये पार्शियली इरप्ट होता है तो उन केसेस में ये पेन करते हैं कभी कभी, जिसकी वजह से इनको एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ता है. लेकिन चेंजेस तो नहीं आएंगे ना फेस में? कुछ एक केसेस होते हैं जिसमें कि स्पेस कम होने की वजह से क्राउडिंग होता है, जिसमें दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं. तो उन केसेस में अगर विजडम टूथ बाहर आने की कोशिश कर रहा है और बोन में स्पेस नहीं है तो वो क्राउडिंग को लीड कर सकते हैं. अच्छा, उसके कारण. ठीक है. सो आई होप यू गॉट योर आंसर, वैष्णव, एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू. So, okay.
And ma'am, can rhinoplasty and jaw reshaping, slimming be done together? Yes, we can combine the procedure depending on कि वो कितना लंबा होगा. But yes, we can combine. I mean, we'll need to see your fitness and everything. But yes, we can. The effect of my nasolabial fold filler is going down in 6 months. I am only 37. Nasolabial fold filler is going 6 months. Okay, Priyanka, see, the thing is that the effect of fillers can start reducing from 6 months. It is possible. And if you've gotten cheek fillers also done along with it, then the longevity of the nasolabial filler injection is it's possible. It's better. अगर आप cheek में भी डलवाते हैं और फिर nasolabial fold में डलवाते हैं तो definitely it is better. But yes, it's possible कि 6 months में थोड़ा effect कम होने लगे, and you can wait for a few more months before you can get your top up done. So okay, I answered your question. Rhinoplasty and this done together. Yes, I think. हाँ. So Monica, I think आपको भी हमने आपका आंसर कर दिया है क्वेश्चन. एक शेप, प्रॉपर शेप आने में कितना प्रॉपर शेप देखिए. अगर मतलब आपको शुरू में भी जब हम 8 dB स्प्लिंट हटाते हैं तो लॉट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कैन सी द प्रॉपर शेप. बट 3-4 महीने 5 महीने में स्किन जो है उसके चेंजेस शुरू हो जाते हैं. थोड़ा स्किन जो है वो नॉर्मल लगनी शुरू हो जाती है. 5-6 मंथ में और बेटर हो जाता है. बट जनरली आप प्रेजेंटेबल हो जाते हो. इवन इन 10 days 2 weeks टाइम यू विल बिकम प्रेजेंटेबल. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको घर बैठना पड़ेगा और शेप अच्छी नहीं रहेगी. इट्स नथिंग लाइक दैट. Okay, so I think okay, Arshi is saying thank you ma'am, love you. I love you too. Thank you so much. All right. So all right, Vaishnavi is saying also saying love you. I love you too. So okay, thank you so much everyone. I think I have answered most of the questions on depressed nose, and I have tried to explain from my side also. And if you have more questions, you can definitely write them and send them to us. Write them in the comment box or DM the questions to us. The numbers I'd like to repeat again: 8130-134-693 and 9315472650. तो ये दोनों नंबर्स पे आप इंक्वायरीज कर सकते हैं, जो भी आपकी इंक्वायरीज हों. और आप अपने अगर क्वेश्चंस मान लीजिए अनआंसर्ड हैं या फिर किसी कारण से हमसे मिस हो गया हो तो आप उस पर भी भेज सकते हैं. All right, Monica is also saying thank you. Thank you. Most welcome, everyone. And thank you so much for joining me in this live session. And I hope I have explained this in detail to all the people who are looking forward to get surgery for their noses done. And we get so many questions about rhinoplasty. I think each kind of rhinoplasty can be a separate live topic. And yes, okay, एक बहुत important मैंने इसमें मिस किया है डिप्रेस नोजेस में, क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी. जो क्लेफ्ट लिप पेशेंट्स, क्लेफ्ट लिप पैलेट वाले पेशेंट्स जो होते हैं उनके भी जो डिप्रेशन होता है नोज में, सो उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं. एंड वी कैन गिव अ वेरी एक्सेप्टेबल शेप इन द क्लेफ्ट राइनोप्लास्टीज ऑल्सो. एंड क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी टिपिकली वो पेशेंट्स होते हैं जो हु मेनी टाइम्स आर एक्सपेक्टिंग बेटर रिजल्ट्स, और वो रिजल्ट्स थोड़ा सा टाइम लगता है आने में, या एक सर्जरी में नहीं आता और वो दोबारा कराना चाहते हैं. अभी भी हमने एक पेशेंट का किया है जिसमें उन्होंने कहीं कराया था 1 साल पहले, एंड वी आस्क्ड हर टू वेट, और एक या आई थिंक 2 साल पहले कराया था, तो फिर हमने किया है. एंड हर रिजल्ट्स आर वेरी गुड. वी आर एक्चुअली लाइकिंग द रिजल्ट. बहुत अच्छी शेप आ गई उनके नोज की. हमने बोन्स भी ठीक किए और नोज की शेप को भी थोड़ा उठाया. सो शी इज लुकिंग वेरी गुड. वील शेयर द रिजल्ट्स ऑन आवर हैंडल सून. And thank you for all the support that you give us, and thank you for all the following. Thank you for subscribing to our YouTube channel also. We have 2 channels, SB Aesthetics and SB Trichology. You can subscribe to both and keep liking and sharing our videos and sharing our content. Thank you so much. I love you all and have a great day ahead. Bye bye.